Next month on 26th November, we will celebrate National Constitution Day. It will mark the commemoration of 75th anniversary of adoption of the Constitution of India. In this article, we will discuss what are various core constitutional values which have shaped the constitutional culture of India. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर को शेपिंग करने के लिए वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या क्या रही हैं, इस आर्टिकल के अंदर हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। November 26 this year will mark the commemoration of the 75th anniversary of the adoption of the Constitution of India. नेक्स्ट मंथ नवंबर 26 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एडॉप्शन का 75th एनिवर्सरी के रूप में कोमेमोरेशन किया जाएगा। इट इज अ माइलस्टोन दैट नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड बाय एवरी स्टेक होल्डर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इन इंडिया इज अ फेसिस्ट ऑफ द लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न द एस्टेब्लिशमेंट एंड द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। इंडियन डेमोक्रेसी के एवरी स्टेक होल्डर को 75th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस जो इंडिया के अंदर है ये सिर्फ लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फेस नहीं करता है, बल्कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के इस्टेब्लिशमेंट और एवोल्यूशन को भी कहीं ना कहीं गवर्न करता है। इट इज ऑल्सो अबाउट परमिटिंग अ डीप सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर दैट हैज कैप्चर्ड द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ इंडियंस अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स फेथ एंड बिलीफ। इंडिया के अंदर डिफरेंट कल्चर फेथ एंड बिलीफ को सेलिब्रेट करने वाले पर्सनस हैं। सभी पर्सन्स की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को कैप्चर करने का काम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कल्चर करता है, जो कि सभी के अंदर एक सेंस डीप सेंस कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर परमिटिंग करता है। व्हाट आर कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज दैट हैव शेप्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर ऑफ इंडिया। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर को शेप देने वाले कौन कौन से कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं। फर्स्ट, पीपल्स रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। पीपल ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का रिस्पेक्ट किया है इंडिया के अंदर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज adopted on November 26, 1949, a time when the life expectancy in India was around 32 years. Today it has progressed to around 70 years. कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। उस टाइम पर इंडिया में पीपल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स हुआ करते थे, बट प्रेजेंट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स तक प्रोग्रेस हो चुकी है। दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इक्वालिटी ऑफ लाइफ हैज कंट्रीब्यूटेड इन अ सिग्निफिकेंट मैनर फॉर द ऑर्डिनरी इंडियन टू रिस्पेक्ट द रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। इंडिया में जिस तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रूवमेंट हुए हैं, इसने ऑर्डिनरी इंडियन पीपल के लिए सिग्निफिकेंट मैनर से कंट्रीब्यूट किया है, सो दैट पीपल ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में अपना रोल प्ले कर सकें, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। इंडियंस कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन सच लार्ज एंड सिग्निफिकेंट नंबर्स इन एवरी इलेक्शन, लोकल, स्टेट और नेशनल। इंडिया में लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर जो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इलेक्शंस होते हैं, इंडियन पीपल पार्टिसिपेट करते हैं। सिंस द फर्स्ट इलेक्शन इन 1951-52 वी हैव कंसिस्टेंटली witnessed nearly 60% of Indians participating in election, including in the 2024 general election where there was a 65.79% voter turnout. 1951-52 में इंडिया का फर्स्ट इलेक्शन हुआ था और कंसिस्टेंटली तब से लेकर अब तक अबाउट 60% इंडियन इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। 2024 यानी इस ईयर के जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें 65.7% वोटर टर्न आउट रहा था। द रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड फेथ इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज अ कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी के प्रति एंड डेमोक्रेसी के प्रति रिस्पेक्ट एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के प्रति लोगों का जो फेथ है ये कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है। सेकंड, द स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। इलेक्टेड गवर्नमेंट का स्मूथ ट्रांजेक्शन इंडिया के अंदर जो होता है, इसने भी इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर को क्रिएट किया है। द 7 decade हैव सीन न्यूमरस इलेक्शंस अक्रॉस स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल। लगभग 7 decade हो चुके हैं हमारी आज़ादी को, बट वेरियस स्टेट एंड नेशनल लेवल पर हमने बहुत सारे इलेक्शंस देखे हैं। सभी इलेक्शंस में इलेक्टेड गवर्नमेंट ने स्मूथली तरीके से ट्रांजिशन किया है। अदर कंट्रीज का अगर कंपेयर किया जाए, जिस तरह से बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, यहाँ पर स्मूथ तरीके से गवर्नमेंट का ट्रांजिशन नहीं होता है, बट इंडिया के अंदर जो पार्टी लॉस कर जाती है वो स्मूथ तरीके से अपने आप को डिफीट डिक्लेयर कर देती है।
India has seen elected representatives representing different political parties with varying degree of strength and presence within a state and or at a pan-Indian level. We have also seen political leaders of different ideological persecutions winning elections and holding positions of power and responsibility in the state and the center. इंडिया में जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वरिंग डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रेजेंस को शो करते हैं स्टेट के अंदर या पैन इंडिया लेवल पर। पॉलिटिकल लीडर्स की जो आइडियोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर विनिंग कर जाता है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर होती है उसकी फिक्स होती हैं और वो विदाउट प्रॉब्लम के स्टेट और सेंटर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। बट इफ देयर इज वन थिंग दैट द यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव अबाउट इंडियन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, इट इज द डीप कमिटमेंट एवरी पॉलिटिकल पार्टी अटैच टू आइडिया ऑफ स्मूथ ट्रांजिशंस ऑफ पावर एट द एंड ऑफ इलेक्शंस। इंडिया के अंदर एक यूनिक थिंग है जो कि अदर कंट्री से डिस्टिंक्टिव है। इंडिया के डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में अपने आप को डिफीट कर देती है तो स्मूथली तरीके से पावर का ट्रांजिशन हो जाता है इंडिया के अंदर। बट अदर कुछ कंट्रीज में रिसेंटली हमने देखा कि पावर ट्रांजिशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। द पीपल ऑफ इंडिया हैव imbibed this core constitutional value of participating in elections and enabling the smooth transition of power from one government to another. इंडिया के पीपल इस कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू में अब पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी इलेक्शंस होते हैं अपना वोट देते हैं और गवर्नमेंट भी किसी एक पार्टी की है आज तो कल किसी दूसरी पार्टी की हो सकती है। ट्रांजिशन जो होता है ट्रांजिशन वो स्मूथ तरीके से हो जाता है। थर्ड, प्रोटेक्टिंग द राइट एंड फ्रीडम्स थ्रू कोर्ट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी फोर्थ राइट इन रिकॉग्नाइजिंग फंडामेंटल राइट एंड कोर्ट्स विच आर इंस्टीट्यूशंस क्रिएट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल। इंडिया के अंदर पीपल के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया गया है और उनके अंदर जो स्पेशल फंडामेंटल राइट का प्रोविजन किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट्स एंड फ्रीडम्स आर पैरामाउंट इज अ कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू दैट हैज ओनली बीन स्ट्रेंथन ओवर द ईयर्स। फंडामेंटल राइट के अंदर जो राइट्स एंड फ्रीडम्स दी गई हैं ये पैरामाउंट है और कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को ये शो करते हैं। फोर्थ, फेडरलिज्म एज द फेसेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के अंदर जो फेडरलिज्म का प्रोविजन किया गया है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर को कहीं ना कहीं बूस्ट करता है। The framers of the constitution were mindful of the extraordinary diversity of the country, including its linguistic diversity and other form of plurality deeply embedded in our civic and political culture. सिविल एंड पॉलिटिकल कल्चर में बहुत ज़्यादा प्लूरलिज्म देखने को मिलता है इंडिया के अंदर और इंडिया के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइवर्सिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्स ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ इस तरह के प्रोविजन किए कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट कोऑपरेशन के साथ वर्क कर सकें। ओवर द लास्ट 7 डेकेड द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म हैज फर्दर डिपेंड एट लीस्ट 2 लेवल्स। लास्ट 7 डेकेड की अगर बात की जाए तो इंडिया में फेडरलिज्म का जो आइडिया रहा है उसने 2 लेवल पर अपने आप को डीप किया है। फर्स्ट, द राइज ऑफ स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस इंडिया एंड देयर ओन कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पॉलिटिकल कंसिस्टेंस। This has on several occasions led to strong state parties contributing to the development of coalition government in the state and at the center. सबसे पहले स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ पर हमने राइज देखा लास्ट 7 डेकेड के अंदर, जिसकी वजह से स्टेट के अंदर नेशनल पॉलिटिकल लेवल पर और स्टेट लेवल पर कई बार हमने कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन देखा है। सेकंड, द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म हैज आल्सो लीड टू द पासिंग ऑफ द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हिच लीड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड नगर पालिका। लास्ट 7 डेकेड में फेडरलिज्म के आइडिया को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में किए गए थे। इन अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड नगर पालिका स्टेब्लिश की गई थी। फिफ्थ, द रोल ऑफ द मीडिया एंड सिविल सोसाइटी इन इंस्टिलिंग फेथ इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के प्रति फेथ को इंस्टिल करने के लिए मीडिया एंड सिविल सोसाइटी का इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया के अंदर। द इंडियन मीडिया इज अ डाइवर्स एंड हेट्रोजेनियस इंस्टीट्यूशन विच व्यूज एंड पर्सपेक्टिव दैट आर जनरेटेड अक्रॉस इंडियन डिफरेंट लैंग्वेजेस। इंडिया की डाइवर्स एंड हेट्रोजेनियस इंस्टीट्यूशन के तौर पर मीडिया ने वर्क किया है और डिफरेंट लैंग्वेजेस में इंडिया की मीडिया ने लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। Further, the transition of print media to broadcast and further innovations in media and technology have democratized access to information and indeed the role of media.
प्रिंट मीडिया से ब्रॉडकास्टिंग एंड उसके बाद मीडिया सेक्टर में इनोवेशंस हुए, टेक्नोलॉजी को बूस्ट किया गया। इसके थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सेस को डेमोक्रेटाइज किया गया। इट मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन अब कुछ सेकंड में लोगों तक पहुंच जाती है। While there are fundamental challenges relating to economic model of governance of media institutions, it is fair to say that media and civil society have contributed to the instilling of faith in Indian democracy. मीडिया इंस्टीट्यूशंस के इकोनॉमिक मॉडल गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस अभी हैं, और इंडियन सोसाइटी के अंदर मीडिया के प्रति कुछ करंट में नेगेटिव जो आइडिया बन चुके हैं उनको करेक्ट करने की जरूरत है, बिकॉज इंडियन डेमोक्रेसी में एक फ्री एंड फेयर मीडिया का होना बहुत ही जरूरी है। While we need to critical of challenge of the autonomy and the independence of media, it is actually important to recognize the values of transparency that have been part of the media culture. मीडिया कल्चर के अंदर ट्रांसपेरेंसी की वैल्यूज को रिकॉग्नाइज करना होगा। इन द cacophony of an information explosion through various forms of media and the medium of communication, the Indian electorate has been enlightened to develop an informed degree of understanding of the role of the media and civil society. इंडिया के अंदर मीडिया का रोल और सिविल सोसाइटी को लोगों तक पहुंचाना होगा, और इसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास पहुंचाई जाती है, पब्लिक को इसके थ्रू एनलाइटेंड किया जाता है। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के लिए लोग मीडिया का यूज कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होता है इंफॉर्मेशन का।